नमस्कार, वेलकम टू SGKG स्टडीज़ एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। और अभी हम इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ रहे हैं और इंडस्ट्रियल रिलेशन में जब तक हम कलेक्टिव बार्गेनिंग की पूरी बातें न समझ लें, इंडस्ट्रियल रिलेशन को इसके आगे समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम कलेक्टिव बार्गेनिंग को समझ लेते हैं। कलेक्टिव का अर्थ हिंदी में आप लोगों को पता ही है, सामूहिक होता है, और बार्गेनिंग मतलब सौदेबाजी। सो इंडस्ट्रियल रिलेशन में टू मेजर पार्टीज होती हैं, वन एम्प्लॉयर एंड वन एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर के साथ मैनेजमेंट होता है, मतलब ये ग्रुप में होते हैं। एम्प्लॉयज के साथ भी ग्रुप होना चाहिए, और इनका ग्रुप क्या है? ट्रेड यूनियन है। सो एम्प्लॉयर के पास मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉयज़ के पास ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गए। और जब मैनेजमेंट के जो ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स हैं और एम्प्लॉयज़ के जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, इन दोनों के बीच में जो बातें होती हैं, इन दोनों के बीच में जो डील होती है, इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है, उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मैनेजमेंट के पास क्या है, इंडस्ट्रीज के पास क्या है, एम्प्लॉयर के पास क्या है? ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स हैं। उनके पास एक लेट डाउन चेन है। अगर सिंपल एम्प्लॉय किसी अपने ज़रूरत के लिए जाता है तो शायद उसकी कोई ना सुने, इसलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इधर एम्प्लॉयर के तरफ से ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट है और इधर से एम्प्लॉयज़ के तरफ से ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्कशन होती है, इन दोनों के बीच में जो डील होती है, इन दोनों के बीच में जो बार्गेनिंग होती है, उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग कहा जाता है, सामूहिक सौदेबाजी कहा जाता है। तो आइए इसको समझते हैं बड़े ही आसान शब्दों में। सामूहिक सौदेबाजी। So collective bargaining refers to the discussion and negotiation between the employer and the employees on the terms of employment. So क्या है, प्लेनली अगर समझा जाए तो कलेक्टिव बार्गेनिंग रेफर्स टू द डिस्कशन एंड निगोशिएशन, जो उन लोगों के बीच में वार्तालाप होती है, जो चर्चाएं होती हैं, किसके बीच में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में। किस बात पे? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर, including the working environment, condition of employment, shift length, work holidays, vacation time, sick leave, and health care benefits, as well as compensation based time items like basic pay, overtime pay, retirement benefit. सो वर्क से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज हैं, उन सब इश्यूज पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो निगोशिएशन होता है, जो डिस्कशन होता है, उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का ऑब्जेक्टिव जो है, टू फोस्टर अ प्लीजेंट एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। सो सामूहिक सौदेबाजी से क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉर्डियल और बड़े ही सौहार्द रिलेशन बने रहते हैं। और क्या है? टू इक्वली सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इक्वली सेफगार्ड का मतलब यहाँ पर यह है कि एम्प्लॉयर के पास क्या है? ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज है, ग्रुप ऑफ मैनेजर्स हैं, तो वो एम्प्लॉयर तो अपना इंटरेस्ट सेफगार्ड कर लेगा, लेकिन जब एम्प्लॉय एक अकेला जाएगा तो उसके जो इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करना शायद मुश्किल होगा। इसलिए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज आते हैं और उस ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को ही हम कलेक्टिव बार्गेनिंग में इन्वॉल्व करते हैं। सो इसलिए टू इक्वली सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मेंटेन्ड एट ए मिनिमम लेवल। सो इससे क्या होगा, जब ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर्स बात करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकल जाता है, और सॉल्यूशन निकल जाने से एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट टल जाता है,
गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। टू इनकरेज द मेंटेनेंस ऑफ डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट एट द वर्क प्लेस। सो डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट एट द वर्क प्लेस का मतलब क्या है कि वर्क प्लेस पे जो कुछ भी डिसीजन लिए जाएं वो वर्कर और एम्प्लॉयर इन दोनों की सहमति से लिए जाएं, इन दोनों की रजामंदी से लिए जाएं, इन दोनों के डिस्कशन से लिए जाएं, इन दोनों के निगोशिएशन से लिए जाएं। सो कहने का मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो एम्प्लॉयमेंट का है, वर्क ऑफ प्लेस का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करना भी कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। फीचर्स क्या है इनके? इट इज ए कलेक्टिव प्रोसेस। हाँ जी, ये एक सामूहिक प्रोसेस है। इसमें एक नहीं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज होंगे और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर के मैनेजमेंट्स होंगे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट पार्टिसिपेट इन बार्गेनिंग। It is a continuous process. It establishes regular and stable relationship between the parties involved. So collective bargaining क्या है? ये one day process नहीं है। डे बाय डे जितनी भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वर्क कमेटी की मीटिंग हो, चाहे कंसिलिएशन की ज़रूरत हो, चाहे किसी पे के हाइक की ज़रूरत पड़े, चाहे किसी वर्किंग इन्वायरमेंट बेटरमेंट की ज़रूरत पड़े, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें एक फिक्स्ड इंटरवल पे दोनों पार्टी मिलती रहती हैं और अपनी जो भी इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करते रहते हैं। इसलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। It involves not only the negotiation of the contract but also the administration of the contract. देखिए ऐसा है, जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में दोनों पार्टी इन्वॉल्व हो गई, दोनों पार्टी मिल करके डिसीजन कर ली, इसका मतलब ये हुआ कि उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी अब सिर्फ एम्प्लॉयर के पास नहीं रही, अब उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी एम्प्लॉय पर भी आ गई है। सो जो चीज़ें, दो बातें दोनों के साथ मिलजुल करके और दोनों के साथ मिलजुल करके डिसाइड की गई है, उसको क्या करना है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे एग्रीमेंट हो, उसको सहमति से दोनों पार्टी उसको एग्जीक्यूट करती है। उस एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दोनों के इन्वॉल्वमेंट से हुआ है। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक प्रोसेस। जब फ्लेक्सिबल की बात करते हैं तो पार्टीज हैव टू अडॉप्ट ए फ्लेक्सिबल एटीट्यूड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ द बार्गेनिंग। बार्गेनिंग जितनी देर तक होती है उस प्रोसेस में आप एकदम अडिग नहीं रह सकते हैं, मैं इसके आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, मैं इसके आगे बात नहीं माना, ऐसा नहीं होता है। ये एक फ्लेक्सिबल है, दोनों पार्टी फ्लेक्सिबल रहेगी तभी जाकर के कलेक्टिव बार्गेनिंग सक्सेसफुल हो पाएगी। अगर फ्लेक्सिबल नहीं है, दोनों के दोनों रिजिड हो गए, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग फेल हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। इसलिए दोनों पार्टी को रिजिड नहीं होना है, फ्लेक्सिबल होना है, एक दूसरे को एडजस्ट करना है, रिक्वायरमेंट के अनुसार आगे बढ़ना है। और डायनेमिक प्रोसेस इसलिए कहा गया है क्योंकि टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, इशू टू इशू, इसके जो वे ऑफ डीलिंग है वो चेंज होते हैं। किसी इशू पे मैनेजमेंट झुक जाएगा, किसी इशू पे वर्कर झुक जाएंगे, इसलिए ये डायनेमिक है, इसका कोई स्पेसिफिक फंडा नहीं है। बातचीत होती है और बातचीत से इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। इट्स ए मेथड ऑफ पार्टनरशिप ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। सही कहा आपने, ये क्या है, ये एक पार्टनरशिप का मेथड है ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। और इसीलिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एक चैप्टर है, इसके बाद हम इसको लेंगे। सो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में प्रोबेबली आर्टिकल 39A में या 38 में चेक कर लेते हैं। सो वहाँ पर इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। सो यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट प्रोसेस में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कराया जाता है, किसके तरीके से, थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग के ये मेजर फीचर्स हैं। इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स आप देखते चलिए। इट्स ए ग्रुप एक्शन होता है। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होगा, ग्रुप कुछ रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर के होंगे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय के होंगे। तो जो एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो ग्रुप को
रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसलिए ये ग्रुप एक्शन है। इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, ये चलता ही रहता है। इट्स बाईपार्टाइट प्रोसेस। जी हाँ, कलेक्टिव बार्गेनिंग हमेशा बाईपार्टाइट है। एक पक्ष मैनेजमेंट का, जिसको एम्प्लॉयर कहते हैं, और दूसरा पक्ष एम्प्लॉय का, जिसमें ट्रेड यूनियन आ सकता है। सो ये बाईपार्टाइट है, द्विपक्षीय वार्ता है ये। इट इज ए प्रोसेस, प्रोसेस तो है। इट इज फ्लेक्सिबल, मोबाइल एंड नॉट फिक्स्ड एंड स्टैटिक। इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग हमेशा फिक्स्ड होती है और डायनेमिक होती है। इट इज ए इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एट वर्क। हाँ जी, वर्क प्लेस पे ये इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इंश्योर करता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा वर्क प्लेस पे इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इंश्योर किया जाता है। डायनेमिक प्रोसेस है। इट इज एन आर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज एन आर्ट, एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिलेशन। सो आर्ट क्या होता है? आर्ट एक ऐसी विधा है जिसमें जितनी प्रैक्टिस कीजिए उतनी स्किल बढ़ती जाती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये आर्ट का एरिया है। जितनी मन से, जितनी लगन से, जितनी कंटिन्यूटी के साथ आप गाना गाते रहेंगे, बहुत अच्छे आप सिंगर बन जाएंगे। डांस करते हैं, बहुत अच्छा आप डांसर बन जाएंगे। राइटिंग करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे राइटर बन जाएंगे। तो ये आर्ट है, और आर्ट में क्या है? इसको प्रैक्टिस से, बार बार इन्वॉल्वमेंट से, एक्सपीरियंस से, एक्सपोजर से ये बढ़ता जाता है। सो इसलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग इज एन आर्ट। ये साइंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मूला काम नहीं करता। हर सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है, क्योंकि ये डायनेमिक भी है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के जो टाइप्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप्स, इंटीग्रेटिव टाइप्स, प्रोडक्टिविटी टाइप्स, कंपोजिट टाइप्स एंड कंसेशनरी टाइप्स। आइए इनको एक एक करके समझ लेते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस वन पार्टी बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। इट डिस्कसेस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग टू इंक्रीज वेजेज, बोनस। सो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में क्या है? वैसी चीज़ें जो पेमेंट से रिलेटेड है, जो वेजेज से रिलेटेड है, जो बोनस से रिलेटेड है, उनमें जब डिस्कशन होगा तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग को ध्यान में रखा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी प्रॉफिट हुआ है उसमें कुछ शेयर तो वर्कर का भी बनता है। तो इसलिए इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करने का मेन ध्यान रखा जाता है कि जो भी हमारा गेन हुआ है उस गेन से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग प्रोसेस कहते हैं। Integrative bargaining. In this type of bargaining, the management is reached so that both the participating sides tend to benefit, a win-win situation. In other words, both parties consider each other's need and concerns. So integrative bargaining में क्या होता है? कई बार एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, उनके इंटीग्रिटी की जरूरत पड़ती है, उनके लॉयल्टी की जरूरत पड़ती है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, कंपनी का रेपुटेशन बढ़ाना है, वहाँ पे नो कॉम्प्रोमाइज़। सो वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पे कंपनी के इंटीग्रिटी के लिए, एम्प्लॉयर के बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉय जो भी होते हैं वो भी अपने आप को उनके आगे, उनके सपोर्ट में खड़े लगते हैं, और इसलिए ये विन विन सिचुएशन में आता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव विन विन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर इज गोइंग टू लूज समथिंग which is going to be benefited for the worker. बट इंटीग्रेटिंग में क्या होता है? इंटीग्रेटिंग में विन विन सिचुएशन होता है। इसमें वर्कर भी है, वो एम्प्लॉयर को सपोर्ट करके अपने आप को धन्य महसूस करता है। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, in this type of bargaining the negotiation revolve around productivity and pay. The two parties agree to certain changes that promise to boost productivity in exchange for the higher wages. सो प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग में क्या है? आप अच्छा प्रोडक्शन कीजिए, हम अच्छा आपको पेमेंट देंगे। आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, हम आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। ये एक तरीका हुआ। दूसरी तरीका ये हुआ
कि सैलरी बढ़ा रहा हूं, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, बोनस बढ़ा रहा हूं, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। सो ये प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग है। इसमें क्या है, प्रोडक्शन से रिलेटेड बार्गेनिंग किए जाते हैं। लगभग ये ऐसे कंट्रेक्चुअल हैं कि ठीक है, मैं आपको कुछ देने जा रहा हूं, लेकिन मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। सो ये परफेक्ट प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग होती है। इससे एम्प्लॉयर अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना इंश्योर करता है और वर्कर जो है अपनी सैलरी बढ़ाना इंश्योर करता है। कंपोजिट का बार्गेनिंग, दिस टाइप ऑफ नेगोशिएशन emphasizes various factors not directly related to pay but rather focused on employee welfare and job security. It ensures the long-term relationship between employer and employee that is mutually beneficial. So composite bargaining में इससे पहले हमने देखा कि एक इशू के लिए एक नाम हमने दे दिया। कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं कि कई इशू एक साथ आ जाते हैं और उन सारे इशूज पे चर्चा करने होते हैं, चाहे वो वेलफेयर का हो, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी का हो। इनसे क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रहता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, इसलिए इसको कंपोजिट बार्गेनिंग कहते हैं। कंसेशनरी बार्गेनिंग, in this type of bargaining the union sacrifices some benefits to bail out the employer during the stretched economic situation which benefits the employees in the long run. So क्या होता है, जो मील है, जो फैक्ट्री है, जो एम्प्लॉयमेंट प्लेस है, वो वर्कर का एक कह लीजिए कि वो मदर है, वो वहीं से उनकी रोजी रोटी मिलती है। तो अगर एम्प्लॉयर किसी स्ट्रेस सिचुएशन में आ जाए, किसी डिप्रेशन में आ जाए, किसी समस्या में आ जाए, तो एम्प्लॉयर को, कंपनी को समस्या से निकालना भी वर्कर का ही काम है। तो उस समय ट्रेड यूनियन क्या करती है, वर्कर क्या करते हैं, अपने बहुत से राइट को सेक्रीफाइस कर देते हैं। किस लिए, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ, फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। और एक बार कंपनी बूस्टअप हो जाती है, फिर उसके बाद से कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ का देखभाल करती है। तो इससे क्या होता है, विच बेनिफिट्स द एम्प्लॉय इन द लॉन्ग रन, और इसलिए इसको कंसेशनरी बार्गेनिंग कहते हैं। ऐसा भी सिचुएशन कभी कभी आता है, रिसेशन वगैरह हो, उसमें डिप्रेशन वगैरह हो, उसमें भी ये सिचुएशन अराइज हो सकते हैं। अब ये प्रश्न उठता है, यक्ष प्रश्न है ये, और यक्ष प्रश्न ये उठता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग काम कैसे करती है। सो इन कलेक्टिव बार्गेनिंग negotiation occur between the employers, management and labor union leaders who represent the trade union workers. सो क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग में बातचीत शुरू होती है। निगोशिएशन मतलब बातचीत शुरू होती है किसके बीच में, एम्प्लॉयर का जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के बीच में, और लेबर यूनियन, जिसको ट्रेड यूनियन भी कहते हैं। सो ट्रेड यूनियन के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में वार्तालाप होती है। ठीक है जी। द यूनियन मेंबर्स पे द लेबर यूनियन लीडर्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द लेटर। सो क्या होता है, ये तो कंपेंसेटरी टाइप का होता है। द नेगोशिएशन रिजल्ट इन द कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट विच डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये भी बात है साहब, ऐसा है, एक बार कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गई, एक बार डिस्कशन हो गया, एक बार किसी नतीजे पर पहुंच गए, किसी डिसीजन पर पहुंच गए, तो ये अच्छा होगा कि एग्रीमेंट में आप ये लिखें कि ये दिस एग्रीमेंट इज मेड फॉर 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, लाइक दैट। इससे क्या होगा, कम से कम उस इशू पे उतने समय तक के लिए शांति बनी रहेगी और कंपनी में अच्छे तरीके से काम हो सकता है। सो इसलिए क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो होते हैं वो एक एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं, बातचीत होती है दोनों के बीच में, बातचीत होने के बाद से किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, और नतीजे पे पहुंचने के बाद से उसमें जो टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट है, जो रूल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए फिक्स किए जाते हैं। और ये इंश्योर किया जाता है कि इस पीरियड में किसी प्रकार की आप कोई डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, न स्ट्राइक होगा न लॉकआउट होगा। तो इनके मॉडल कौन कौन से हैं साहब,
तो इनके मॉडल है निगोशिएशन, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन। इसमें कॉन्सिलिएशन भी आता है, लेकिन कॉन्सिलिएशन इज ए पार्ट ऑफ निगोशिएशन, कॉन्सिलिएशन इज ए पार्ट ऑफ मेडिएशन। सो क्या हो गया, निगोशिएशन हो गया और कॉन्सिलिएशन चाहे मेडिएशन कह लीजिए और आर्बिट्रेशन है। ये 3 मॉडल है कलेक्टिव बार्गेनिंग के। आइए इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। In this negotiation, in this process, two conflicting parties or their representative discuss among themselves without the involvement of a third party to settle themselves. So negotiation क्या होती है, दो पार्टी के बीच में द्विपक्षीय वार्ता है। ये एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव, इन दो पार्टी के बीच में वार्ता होती है बिना किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के, बिना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के, टू सेटल देमसेल्व्स। हमारे इशू हैं और हम अपने में बातचीत करके इसको सॉल्व करेंगे। इस प्रोसेस को निगोशिएशन कहते हैं। होता क्या है कि हर बार निगोशिएशन सफल नहीं हो पाती है, तो अगर निगोशिएशन सफल नहीं हो पाता तब मेडिएशन के पास जाते हैं, जिसको कॉन्सिलिएशन भी कहते हैं। सो मेडिएशन कंसिलिएशन में एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी को लिया जाता है, क्योंकि ये दो पार्टी आपस में बात करके किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, इसलिए एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को रखा जाता है और उनकी सहायता से, उस न्यूट्रल थर्ड पार्टी की सहायता से ये दोनों पार्टी किसी नतीजे पर पहुंचती है, किसी एग्रीमेंट पर पहुंचती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंचती है, किसी सॉल्यूशन पे पहुंचती है। सो निगोशिएशन में सिर्फ और सिर्फ दो पार्टी। मेडिएशन कॉन्सिलिएशन जो होता है, इसमें इन दो पार्टी को एक करने के लिए एक और थर्ड पार्टी आती है, जिसको न्यूट्रल पार्टी कहते हैं। सो एक न्यूट्रल पार्टी भी रहेगी। अगर मेडिएशन है तो मेडिएशन में न्यूट्रल पार्टी का रोल जो है सिर्फ इतना ही है कि दोनों पार्टी को इकट्ठा कर देना है, उनका कोई एक्टिव रोल नहीं है। अगर कॉन्सिलिएशन होता है तो उसमें कॉन्सिलिएटर का एक्टिव रोल बन जाता है, वो बीच बीच में इनको समझाते हैं ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, वो कुछ कंडीशन वगैरह फिक्स करते हैं। सो मेडिएशन में भी बातचीत इन्हीं दो पार्टी के बीच में होगी। सिर्फ ये जो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे, ये अलग हो गए थे, इनको इकट्ठा करके एक टेबल पर ला करके बातचीत करवा देना मेडिएटर का काम है। निगोशिएशन से बात नहीं बनी, कुछ बातें तो निगोशिएशन से बन जाती है, विन विन सिचुएशन है, बहुत अच्छा है। जो बातें निगोशिएशन से नहीं बनती है वो मीडिएशन कंसिलिएशन से बन जाती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और कुछ बातें ऐसी हैं जो न निगोशिएशन से बनती है न मीडिएशन से बनती है, उनके लिए आर्बिट्रेशन प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस द थर्ड पार्टी नोन एज द आर्बिट्रेटर डिसाइड्स द सेटलमेंट। मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में टेक्निकल डिफरेंस है। मेडिएशन में भी थर्ड पार्टी है, आर्बिट्रेटर में भी थर्ड पार्टी है। मेडिएशन में भी न्यूट्रल पार्टी है, आर्बिट्रेटर में भी जो थर्ड पार्टी है वो न्यूट्रल पार्टी है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि मेडिएशन में थर्ड पार्टी का एक्टिव रोल नहीं रहता, वो दोनों पार्टी को इकट्ठा कर देते हैं और ये दोनों पार्टी ही अपने किसी सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, दोनों तरफ जो है, दोनों पार्टी अपनी अपनी बातों को आर्बिट्रेटर के पास कहते हैं। आर्बिट्रेटर को एक निर्णायक का रोल दिया जाता है, एक जज का रोल दिया जाता है, एक पंच का रोल दिया जाता है। अपने अपने कन्वेंशनल मेथड में पंच होते हैं ना, पंचायत जो होती है। सो पंच को दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी बातें पंच को बताते हैं, आर्बिट्रेटर को बताते हैं। आर्बिट्रेटर टेक्स द डिसीजन। इसमें आर्बिट्रेटर जो होते हैं वो फैसले लेते हैं और आर्बिट्रेटर के डिसीजन को दोनों पार्टी मानने के लिए बाध्य है। ये सिर्फ वैसे ही होता है जैसे कोर्ट का डिसीजन होता है। कोर्ट से ही मिलते जुलते डिसीजन आर्बिट्रेटर के भी होते हैं और इसलिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वॉलंटरी आर्बिट्रेशन भी है, कंपलसरी आर्बिट्रेशन भी है। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन जब दोनों पार्टी स्वयं जाती हों, कंपलसरी आर्बिट्रेशन जब गवर्नमेंट रेफर करती हो आर्बिट्रेटर के पास कि नहीं ये डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर के पास रेफर किया जाता है। तो इस तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग में निगोशिएशन के द्वारा बातें की जाती हैं, सेटल की जाती हैं।
मेडिएशन और कंसिलिएशन के द्वारा बातें सेटल की जाती हैं, और नहीं तो आर्बिट्रेशन के द्वारा बातें सेटल की जाती हैं। जब ये तीनों फेल हो जाता है तब एडजुडिकेशन, जिसको कोर्ट बोलते हैं, एडजुडिकेशन के लिए जाता है। सो एडजुडिकेशन में कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं होती। एडजुडिकेशन में एक कोर्ट है, चाहे वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो, लेबर ट्रिब्यूनल हो, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल हो, वहाँ पे अपनी बातों को कहने के लिए वकील होते हैं, एक पर्सन होगा, और जज साहब सुनेंगे और जज साहब डिसीजन लेंगे। सो आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। सो ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको ये समझना है। नेगोशिएशन में दो पार्टी, मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दोनों मिल करके बातचीत करते हैं और अपने प्रॉब्लम का, अपने इशू का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। मीडिएशन में ए और बी दो पार्टी हैं, ये थर्ड पर्सन सी के पास जाते हैं, और सी जो है इन दोनों पार्टीज को एक टेबल पर बैठा करके इनको बातचीत करने के लिए, किस लिए बातचीत करना, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, बातचीत करने के लिए एग्री करते हैं। बीच बीच में वो इनको हेल्प करेंगे, लेकिन उनका कोई एक्टिव रोल नहीं होता है, वो मीडिएटर होते हैं। तो यहाँ पर भी डिसीजन जो है लेना है वो इन्हीं मिस्टर ए और बी को लेना है। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आर्बिट्रेशन में ए और बी दोनों अपना पक्ष रखेंगे, किसके पास, सी के पास। सी विल टेक डिसीजन। सो आर्बिट्रेटर जो है एक थर्ड पार्टी पर्सन है, एक जज की तरह बिहेव करता है और उसका डिसीजन बाइंडिंग होता है। और अगर आर्बिट्रेशन से भी बात नहीं बनती है तब जुडिशियल प्रोसेस, तो जुडिशियल प्रोसेस को यहाँ पर हम एडजुडिकेशन कहते हैं। ठीक है साहब, तो ये जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग के ये तरीके हुए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग की वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द ट्रेड यूनियन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो मैनेजमेंट का मतलब एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन का मतलब एम्प्लॉय का व्यू। सो एम्प्लॉय का क्या इंटरेस्ट सॉल्व होता है, एम्प्लॉयर का क्या इंटरेस्ट सॉल्व होता है, और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्या इससे सॉल्व होता है, इसकी भी चर्चा हम करते हैं। सो मैनेजमेंट के बारे में पहले देख लेते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स एंड अर्न हायर प्रॉफिट्स। कोई डाउट नहीं है इसमें। मैनेजमेंट का काम है मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम प्रॉफिट, ये सारे मैनेजमेंट का काम है। इसीलिए बिजनेस किया जाता है, ये बिजनेस किया ही जाता है प्रोडक्शन के लिए और प्रॉफिट के लिए। ठीक है, इसके बाद इट कैन ओनली बी अचीव्ड इफ द वर्क फोर्स कोऑपरेट्स वेयर कलेक्टिव बार्गेनिंग कम्स इनटू प्ले। बहुत पते की बात है, आपको प्रोडक्शन हायर चाहिए, प्रोडक्टिविटी हायर चाहिए, आपको प्रॉफिट हायर चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये सभी तभी आपको मिलेंगे जब आपके वर्क प्लेस पे पीसफुल एटमॉस्फेयर हो, जब आपके एम्प्लॉई वर्क प्लेस पे कोऑपरेट करें, अपना काम ठीक से करें, और एक इनको जो कोऑपरेट करने वाला जो इशू है, जो उनको काम कराने वाला जो इशू है, यहीं पे कलेक्टिव बार्गेनिंग का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या इंश्योर करती है, वर्कर्स का कोऑपरेशन इंश्योर करती है, पीसफुल एटमॉस्फेयर, पीसफुल वर्क एटमॉस्फेयर इंश्योर करती है। ट्रेड यूनियन की तरफ से देख लेते हैं। ईच लेबर एट इंडिविजुअल लेवल हैज पुअर बार्गेनिंग पावर अगेंस्ट द मैनेजमेंट। अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता। सो एक लकड़ी जो होगी, वो एक लकड़ी टूट जाती है, कमजोर होती है, तो एक अगर वर्कर अगर मैनेजमेंट के पास जाएगा, उसकी बातें शायद मैनेजमेंट ना सुने। एक वर्कर अगर मालिक के पास जाए तो शायद वे भी इनकी बातें ना सुने, लेकिन वहीं अगर ग्रुप ऑफ वर्कर्स मैनेजमेंट के पास जाते हैं, उनको सुनना पड़ता है। ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, उनको सुनना पड़ता है। और यहीं पर जो इंपॉर्टेंट रोल है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग का रोल यहाँ पर नजर आता है।
सो यहाँ पर क्या करते हैं, वर्किंग क्लास यूनाइट होते हैं और यूनाइट होकर के उनके रिप्रेजेंटेटिव उनके इंटरेस्ट के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं एम्प्लॉयर के साथ। गवर्नमेंट typically collective bargaining keeps the government at bay and they are not required to employ force to resolve dispute. सो ऐसा है, कलेक्टिव बार्गेनिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के वर्क स्मूथली चलता रहता है, एम्प्लॉयर भी ठीक खुश और एम्प्लॉय भी खुश। सो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस है, इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को कोई टेंशन ही नहीं मिलता, गवर्नमेंट को इशू बिगड़ गए हैं, सिचुएशन खराब हो गए हैं, उसकी नौबत तक नहीं आती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जिस मशीनरी से गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उस मशीनरी का नाम है कलेक्टिव बार्गेनिंग। जी हाँ, कलेक्टिव बार्गेनिंग से मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं और उसके बाद से वर्क प्लेस पे पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है, प्रोडक्शन भी हाई होता है, प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है और प्रॉफिट भी हायर होते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो कम हो जाती है और गवर्नमेंट दूसरी किसी बातों पे जिससे देश का विकास हो सके, नेशनल लेवल के बाकी जब जो इशू होते हैं उस पर ध्यान देती है। एडवांटेजेस देख लेते हैं साहब। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो एडवांटेजेस हैं, बोथ पार्टीज गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच अदर। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग जब भी होगी, हो सकता है कि एक दिन में एक सीटिंग में ना बात बने, 2 सीटिंग 3 सीटिंग करनी पड़े, मल्टीपल सीटिंग करनी पड़े अपनी बातों को बताने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन ये बातों को समझाने और बताने, इन दोनों के प्रोसेस में ये समझ में आ जाता है कि कौन पार्टी कहाँ किस एक्सटेंड तक जा सकती है। सो बोथ द पार्टीज गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच अदर। सो एम्प्लॉयर को भी समझ में आ जाता है कि हमें वर्कर से कितना एक्सपेक्टेशन करना चाहिए और वर्कर को भी समझ में आ जाता है कि हम एम्प्लॉयर से कितनी आगे तक हम जा सकते हैं, कितनी लिमिट तक हम रह सकते हैं। ये निगोशिएशन से ही संभव हो पाता है, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग से ही संभव हो पाता है। एम्प्लॉयज आर सेफ गार्डेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय एम्प्लॉयर्स। ठीक है साहब, कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज जो होते हैं एम्प्लॉयज के इशू को एम्प्लॉयर के सामने रखते हैं और इसलिए किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं होती, अगर ट्रेड यूनियन नहीं होता, अगर उनके ग्रुप ऑफ मेंबर्स नहीं होते, तो शायद 1 या 2 एम्प्लॉय के साथ एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता था एम्प्लॉयर के द्वारा। The management has to deal with a small number of people. So एम्प्लॉयर के पास सुबह से लेकर शाम तक एक एक करके 100 वर्कर जाएं और अपना दिमाग खराब करें, इससे अच्छा है कि 100 वर्कर के 3 या 4 रिप्रेजेंटेटिव एक साथ एम्प्लॉयर के पास जाएं, वार्तालाप करें, सॉल्यूशन निकालें, आगे बढ़ें। सो इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट को कुछ ही लोगों से बात करनी होती है। वो जो 2 या 3 या 4 या 5 जो रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, वो 5 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जा करके 500 लोगों को समझाएंगे कि आपकी बातें वहाँ पर रखी गई, बड़ी जोरदार तरीके से रखी गई, एक एक बातें समझाई गई और उसके बाद से इस सॉल्यूशन पर हम लोग पहुँचे हैं और हमने हाँ कर दी है और आप लोगों को इस बात को मानना है। सो इससे क्या होता है, कुछ ही लोगों के से बात करने से काम बन जाता है, नहीं तो दिन भर कोई ना कोई आता रहेगा और समस्याएं खड़ी करती रहेगा। एडवांटेजेस के अलावा डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, हानियां क्या है, ओनली अ फ्यू पीपल डिसाइड ऑन द सेटलमेंट। कई बार ऐसा होता है कि जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव समझ रहे हैं, जिनको हम अपना हितैषी समझ रहे हैं, ये कहीं कमीशन खोर न निकल जाए, ये कहीं अपने बाल बच्चों का बहुत बड़ा हितैषी न निकल जाए और अपने पारिवारिक, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए, अपनी पारिवारिक सुख के लिए ग्रुप जो है, ग्रुप के इंटरेस्ट को ताक पर न रख दे, ग्रुप के इंटरेस्ट को भूल जाए और अपना पर्सनल गेन करके वहां से लौट आए। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है।
It is costly both in terms of money and time as representative have to discuss the same thing multiple times. हाँ जी, मीटिंग तो हमेशा कॉस्टली होती है और कई बार मल्टीपल सीटिंग भी करनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर है। उतना कॉस्टली अफेयर नहीं है जितना कि डिस्टर्बेंस होता है, जितने कि डिस्प्यूट्स होते हैं, जितने कि कन्फ्लिक्ट होते हैं। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग के कॉस्ट पे पीसफुल सॉल्यूशन जो है वो सस्ता सौदा है, और हमें लगता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग को हमें इनकरेज करना चाहिए। तो इस तरीके से अभी तक हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में A to Z पढ़ा। इसके बाद हम अगले क्लास को लेकर के आएंगे। ये जो कुछ भी हम क्लासेज अपलोड कर रहे हैं वो SGKG स्टडीज़ पर अपलोड कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर नियर एंड डियर, क्योंकि बहुत लोगों के पास मटेरियल की कमी है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो समझने वाली मटेरियल का इंतज़ार कर रहे हैं। मटेरियल तो बहुत मिल जाती हैं, लेकिन कैंडिडेट के लेवल पर आकर के उनको समझा करके अपनी बातों को उन तक पहुंचा कर उनके लेवल पर रख करके समझा देना सबके बस की बात नहीं है साहब। ऐसे इजी क्लासेस की तलाश तो सबको रहती है। सो हम जितने भी क्लासेज SGKG स्टडीज़ पर अपलोड कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर टू योर नियर एंड डियर्स। और हमारा दूसरा चैनल है SGKG 2.22, इस पर ये रिमेनिंग क्लासेस हैं, इनको भी आप जा कर के देख लें। ये देखिए SGKG स्टडीज़ है, इन पे लगभग 196-197 क्लासेज अपलोड किए जा चुके हैं। ये SGKG 2.22 है, इन पर मोर देन 1000 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ पर जाएं, प्ले लिस्ट देखें और इससे लाभ उठाएं। साहब, पढ़ाई का एक ही उद्देश्य है, पढ़ाई का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो एक तो हमें ज्ञान अर्जन हो, और उस ज्ञान अर्जन से जो भी कंपटीशन है उस कंपटीशन को क्रैक करके मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आए, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और इसका एक ही शॉर्टकट उपाय है, कंपटीशन पास करने का बड़ा ही शॉर्टकट उपाय है। पहले स्टडी कीजिए A to Z, और स्टडी करने के बाद से रिवीजन रिवीजन रिवीजन, उसके बाद से प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और इतना कर लीजिए चाहे जितना भी UPSC ऐसे करके क्वेश्चन पेपर को घुमाए, आपके लिए वो क्वेश्चन पेपर मुश्किल नहीं लगेगा, आसान लगेगा, और आप उसको क्रैक करके आएंगे, ये हमारा विश्वास है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।